नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं। इसी बीच एक नया ड्राफ्ट प्रस्ताव जो है वो सामने आया है, जिसमें न्यूनतम वेतन तय करने के लिए कांस्टेंट रिलेटिव इनकम क्राइटेरिया यानी देश की प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाने की बात कही गई है। अगर ये मॉडल लागू होता है तो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितना इजाफा होगा, किसने रखी है ये नई डिमांड, ड्राफ्ट में और क्या क्या बातें लिखी गई हैं, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, आपको मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले 8वें वेतन आयोग के नए फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भारतीय रुपए में आ रही बड़ी गिरावट को डिकोड करेंगे और अंतिम में चर्चा करेंगे एसआईपी और रुपए के कनेक्शन की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और इसी के साथ अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर भी बड़ी बहस जो है वो छिड़ गई। 8वें वेतन आयोग को लेकर सामने आए नए ड्राफ्ट प्रस्ताव ने कर्मचारियों की उम्मीदों को अचानक बढ़ा दिया है। इस प्रस्ताव में पहली बार ऐसा फॉर्मूला सामने आया है जो सिर्फ महंगाई ही नहीं बल्कि देश की कुल आर्थिक तरक्की के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी तय करने की बात करता है। अगर ये मॉडल लागू होता है तो 18,000 की जो मौजूदा जो है बेसिक सैलरी सीधे 88,000 के पार चली जाएगी, यानी 18,000 जो है 88,000 हो सकता है। सर, अब तक तो जो हम लोग बात कर रहे थे, जितनी भी 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड स्टोरी हो, तो 69,000 के आसपास की बात हो रही थी। नया डिमांड सीधे 88,000 के आसपास का, ये क्या खबर है सर, समझाइए। नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अलग अलग संगठनों के मेमोरेंडम डिमांड्स जो हैं वो 8th पे कमीशन के पास पहुंचे हैं, उसमें अब एक बड़ी अलग अलग तरह की डिमांड सामने विशाल आई है। और अब तक के जो डिमांड्स हैं, जो मेमोरेंडम हैं, उनमें एक बात मोटे तौर पर जो है वो है फिटमेंट फैक्टर की, यानी जो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी वो दरअसल फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी, ये सीधे तौर पर है। लेकिन अब एक नया फार्मूला सुझाया जा रहा है। ये फार्मूला सीधे तौर पर देश की पर कैपिटा इनकम पर आधारित है। जिस तरह से देश ग्रोथ कर रहा है, लोगों की इनकम ग्रोथ कर रही है, उसके साथ इसको लिंक करने की कोशिश की गई है जी। फिटमेंट फैक्टर की जगह नया एक टर्म आ रहा है, वो है कंपनसेशन फैक्टर का। ओके। तो दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली आ रही हैं और इसमें एक और ख़ास बात है जो ये मांग रखी गई है। इसमें एक बड़ी बात ये कही गई है कि साहब जो 5th पे कमीशन बना था उसमें इसी आपकी पर कैपिटा जो नेशनल इनकम है, नेट नेशनल इनकम, उसके आधार पर सैलरीज को तय किया गया था। तो इसी तरह से 8th पे कमीशन को फिटमेंट फैक्टर की बजाय या एक रैंडम फिटमेंट फैक्टर आप इस्तेमाल करें, उसकी बजाय आप क्यों ना इसको इस तरह किया जाए कि साहब 10 साल में आमदनी कितनी बढ़ी है, नेट नेशनल जो इनकम है वो कितनी बढ़ी है, उसके हिसाब से इसको तय किया जाए। चलिए, तो पूरी कैलकुलेशन को जो है बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि प्रवीण सर ने कहा कि पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम की बात हो रही है, तो अभी कितना है और मान लीजिए 10 साल पहले कितना था, आंकड़ों से समझिए। देखिए, 2016-17 में पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम जो थी वो 1,03,219 रुपये थी। 24-25 में ये बढ़कर 1,92,774 रुपये हो गई, यानी करीबन 86.76% की वृद्धि देखने को मिली। अब कैसे नया जो है वेतन का जो कैलकुलेशन वो कैसे तय होगा, ये समझिए। अभी 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम जो बेसिक सैलरी है, बेसिक पे कहिए, वो 18,000 रुपये के आसपास है। 58% अगर डीए इसमें जोड़ देते हैं, जो है फिलहाल मिल रहा है। अभी 2% की जो बढ़ोतरी है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन अगर 58% के डीए की बात की जाए तो 10,440 होता है। कुल राशि अगर हो गई 28,440 की। अब अगर इसी पर 86.76% की वृद्धि अगर लागू की जाए तो संभावित जो गणित बैठता है वो 28,440 गुने 1.8676 यानी इक्विवेलेंट टू 53,109। अब इसमें एक पेच है, ये है 3 फैमिली यूनिट को जो माना गया है उसके हिसाब से 53,000 है। अगर इसमें 5 फैमिली यूनिट वाला जो मामला जो लगातार जितने भी कर्मचारी संगठन में उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे माता पिता और एक बच्चे को भी इंक्लूड किया जाए, है कि नहीं सर? अगर मैं गलत हूं बिल्कुल। तो अगर वो 5 होता है तो 53,000 वाला जो मामला है वो कहीं ना कहीं जाकर कितना बैठेगा सर? हाँ बिल्कुल, ये 88,000 रुपये के पार चली जाएगी आपकी बेसिक सैलरी। तो जो NCJCM की डिमांड है कि साहब 3.83 का फिटमेंट फैक्टर हो और उस तरह से 18,000 रुपये जो अभी मिनिमम बेसिक पे है वो बढ़कर 69,000 रुपये पहुँच जाएगा। यहाँ जो सैलरीज़ हैं, जो कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात होगी कि सैलरीज जो है वो 88,000 रुपये के
पार चली जाएगी बेसिक सैलरी आपकी मिनिमम। जी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा विशाल। तो सर इसमें तो एक और मुझे कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, ये तो हो गई कि मिनिमम हो गई ना भाई कैलकुलेशन। बिल्कुल 18,000 जो अभी मिनिमम है, तो 18,000 भी थोड़ी मिलता है, उसमें अब जोड़ लीजिए टीए एचआरए तमाम तरह का डीए मामला, तो 88,000 नहीं लाख के पार चली जाएगी। मैंने पहली नौकरी जो है आपकी लाख सवा लाख के ऊपर है। बिल्कुल, यही बड़ा फैक्टर है जो यहाँ पर जो नई डिमांड है, जिसको आपका कांस्टेंट जो रिलेटिव इनकम क्राइटेरिया है उसके साथ दरअसल उस मॉडल पर इसको लेकर आने की बात यहाँ पर कही गई है। चलिए, तो अब इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी जो खासियत की बात क्या है वो हम कुछ पॉइंट्स में समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि देश की आर्थिक तरक्की से इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा कर्मचारियों को, सरकारी आंकड़ों पर आधारित होगा ये मॉडल। और फिर इसमें एक और बात कही जा रही है सर कि निचले स्तर के कर्मचारियों को बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा लाभ जो है लेवल 1 और निचले वेतन वर्ग के कर्मचारियों को मिल सकता है, क्योंकि उनकी बेसिक सैलरी में सीधे बड़ा उछाल देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब कहाँ है मुश्किलें, कहाँ है चैलेंजेस, वो हम सरकार पर क्या आर्थिक दबाव पड़ेगा, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर फीजिबल है या नहीं ये बताइए। नहीं, मौजूदा हालात में मुश्किल है, फीजिबल नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम लोग बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं विशाल की जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की आर्थिक स्थितियां पैदा हो रही हैं, जहां पे सरकार के लिए इंपोर्ट बिल को रोकना, डॉलर का जो आउटफ्लो है उसको रोकना, रुपए के डेप्रिसिएशन को बचाना, सरकार तमाम तरह के उपाय कर रही है। और इनफैक्ट कल जो मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री जब 5 देशों के दौरे से वापस आए तो आते ही उन्होंने सबसे पहले एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें पीएमओ के बड़े अफसर थे, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और तमाम अफसर थे, और साथ ही साथ इसमें आपका पूरा मंत्रिपरिषद भी मौजूद था। और इस बैठक में कई बड़ी जो है चीज़ें सामने आई। तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन दिए, जैसा सोर्सेस के हवाले से बताया जा रहा है। और इसमें सरकार ने साफ तौर पर, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा बताया जाता है कि साफ तौर पर कहा है कि अब डीरेगुलेशन के रास्ते पर, यानी रिफॉर्म के रास्ते पर तेज रफ्तार से सरकार को चलना होगा। हमने आपको याद ही होगा विशाल, पिछले हफ्ते मनी सेंटर में बात किए थे। हाँ, बात की थी राजीव गाबा की अगुवाई वाला जो नीति आयोग का जो पैनल है, राजीव गाबा ने खुद साफ तौर पे कहा है कि अब हमको जो प्रोहिबिटेड अनलेस जो है जी, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की तो उसमें वो कहा गया था कि जो एलपीजी की जो बात की जा रही है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और कि कोई मतलब आप किसी भी तरह के बिजनेस को शुरू करते हैं, अगर वो प्रोहिबिटेड नहीं है तो केवल चुनिंदा सेक्टर छोड़े जाएंगे, बाकी हर जो चीज़ प्रोहिबिटेड नहीं है उसमें आप कामकाज कर सकते हैं, आप इजीली कामकाज कर। तो सरकार का रिफॉर्म का पुश पूरी तरह से जारी है। और ऐसे में लगता है कि खजाने की स्थिति जिस तरह की है, हो सकता है यहाँ पर कुछ टेपर हमको दिखाई दे। जिस तरह की डिमांड्स हैं उसमें हो सकता है सरकार थोड़ी कमी बेशी करे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ समय से रुपए में तेज गिरावट आई है, जिसे लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि रुपया जो है 100 लेवल के पार जा सकता है। ये भी खबर आई कि आरबीआई रुपए को जो है 100 के लेवल पर जाने से बचाने के लिए कई प्रयास कर रहा है। इस बीच वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने आरबीआई से आग्रह किया कि 100 लेवल पर जो है जाने से बचाने की कोशिश ना करें। इसके अलावा प्रवीण सर, टॉप इकोनॉमिस्ट जो हैं गीता गोपीनाथन ने भी कहा कि रुपये की गिरावट में दखल न दें। प्रवीण सर, आपसे हम समझना चाहेंगे कि देश और दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट जो हैं ऐसी सलाह क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जब भी हम लोगों ने खबरें पढ़ी और तमाम लोगों को सुना, ये कहा गया कि रुपए की गिरावट तो बड़ी चिंता की बात है, लेकिन ऐसे टॉप इकोनॉमिस्ट ऐसे समय पर कहना है कि गिरने दीजिए, फ्री फॉल होने दीजिए, इसके पीछे का क्या तर्क है? नहीं, देखिए, अरविंद पनगड़िया ने एक बड़ा, और उनके साथ गीता गोपीनाथ और कई दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं, जानकार हैं, उन्होंने इस बात को आप हाईलाइट किया है कि रुपए की गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई जिस तरह से एग्रेसिवली काम कर रहा है, चाहे करेंसी स्वैप का सहारा हो, डॉलर बेचने की बात हो, उसको करने की दरअसल ज़रूरत है नहीं। आरबीआई को एक नेचुरल वे में रुपए को डेप्रिशिएट अगर हो रहा है तो उसको होने देना चाहिए। अरविंद पनगड़िया ने ये साफ तौर पे कहा है कि आप इस तरह डॉलर को निकालते जाएंगे रुपए को बचाने के लिए, तो एक दिन ये होगा कि आपके फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर बचेंगे नहीं। एक खबरें आ रही थी सर कि प्रतिदिन $1 बिलियन के आसपास जो है आरबीआई जो है वो खर्च कर रहा है कि जिस तरह से रुपए की गिरावट को जो थामा जाए। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा खतरा है, और उन्होंने कहा है कि इसकी रुपए की गिरावट को हमको
के लिए हमको फिक्रमंद होने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। 100 का नंबर अगर छूता है कि $1 में 100 रुपये आने का एक जो साइकोलॉजिकल मार्क है कि साहब 100 के पार चला गया रुपया, उससे घबराने की, उस साइकोलॉजिकल लेवल को लेकर परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। 100 हो या 101 हो या 99 हो, ये नंबर है सिर्फ, और नंबर कोई इतना मायने रखता नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोशिश हमको ये करनी होगी कि किस तरह से बाकी की जो इकोनॉमी है, जैसे गीता गोपीनाथ कह रही हैं कि साहब आप जो स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म है उस पर सरकार फोकस करे, जॉब्स कैसे पैदा होंगी, महंगाई कैसे कंट्रोल में रहेगी, इस पर सरकार का फोकस होना चाहिए। अरविंद पनगड़िया कह रहे हैं कि साहब आपकी सबसे बड़ी फिक्र इस वक्त है कि ऑयल इंपोर्ट की वजह से आपका पूरा खेल खराब हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है ऑयल इंपोर्ट का जो शौक है वो शॉर्ट टर्म रहे, हो सकता है ये थोड़ा लॉन्गर टर्म में रहे, लेकिन आने वाले वक्त में भारत का जो ऑयल का जो इंपोर्ट का जो बिल है भारत का, वो कम होगा, और इसका जब इंपोर्ट बिल कम होगा तो रुपया ऑटोमेटिकली एक सिग्निफिकेंटली इसमें तेज उछाल या मजबूत हो गया, ऐसा उन्होंने इस बात को कहा है। विशाल, कल परसों ही मैंने ट्रम्प साहब का भी एक स्टेटमेंट देखा था सर, उन्होंने कहा था कि जो आप इस तरह से क्रूड ऑयल की कीमतों को आप देख रहे हैं कि $100 के आसपास है या उसके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, उसमें वो कहे कि सडन जो है एक स्लम्प आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके पीछे भले ही वो तर्क दे रहे हो कि बहुत जल्द जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो सर वॉर पर भी लेटेस्ट अपडेट हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या कुछ सब कुछ ट्रैक पर आया या अभी भी डिटेल बिल्कुल है? वॉर पर लग रहा है कि अब लड़ाई रुकने के आसार बन रहे हैं। दोनों देशों के बीच में एक जो गैप था तमाम मसलों को लेके, वो गैप अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अब शायद अगले कुछ वक्त में जंग हो सकता है कि परमानेंटली ही पूरा युद्ध विराम होता हुआ दिखाई दे। जी। अब सर पनगड़िया साहब ने अपने एक स्टेटमेंट में एक बात 2013 जैसी स्थिति को भी लाया था, तो उस विषय को भी हम आपसे समझना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि 2013 की करेंसी संकट से तुलना अगर आप कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि तब भारत में महंगाई जो थी वो डबल डिजिट थी। अब स्थिति एकदम अलग है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ज़्यादा मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है। तो ये वाला मामला क्या है, इसको भी अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके समझा दें। नहीं बिल्कुल, देखिए 2013 में जिस तरह जो बात आपने बताई कि महंगाई का एक बहुत बड़ा कंसर्न सरकार के सामने था, डबल डिजिट की महंगाई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस थी। उस वक्त आरबीआई को कड़े उपाय तब लेने पड़े थे रुपए को बचाने के लिए, डॉलर को देश में रोकने के लिए। अरविंद पनगड़िया का कहना है कि साहब इस वक्त ऐसे हालात है नहीं, आपका फॉरेक्स रिजर्व मजबूत है, इकॉनमी कहीं ज़्यादा मजबूत है 2013 की जो क्राइसिस थी उसके मुकाबले जी। तो आज भारत को लिए, और दूसरी चीज़ इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो इकॉनमी पे बहुत कम है, उस लिहाज से अगर आप 2013 की क्राइसिस के मुकाबले देखें। तो उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा परेशान होने की यहाँ पे बात है नहीं कि आप रुपए को बचाने के लिए एक एग्रेसिव मोड पर काम करें। चलिए, अब प्रवीण सर, अब रुपए की बात हो रही तो हम आपसे समझना चाहेंगे रुपए में गिरावट के एक तो कारण आपने बता दिए कि जिस तरह से इंडिया जो है हेविली इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को लेकर, क्या और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से रुपए में गिरावट आ रही है सर? नहीं देखिए, एक सबसे बड़ा फैक्टर जो और है वो है FIIs का पैसा निकालना। 2.12 लाख करोड़, बिल्कुल $78 बिलियन का जो है इक्विटी आउटफ्लो कर चुके हैं 2025-26 में FIIs। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है, और FIIs का आउटफ्लो रोकने के लिए आपको इकॉनमी को ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, कुछ सरकार को रिफॉर्म करने पड़ेंगे जिससे कि FIIs को ये लगे कि भारत एक अच्छा डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो ये उपाय मुझे लगता है कि, और उसी तरफ आपका चाहे गीता गोपीनाथ हो या अरविंद पनगड़िया वो इशारा कर रहे हैं। सर आपसे ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बात भी कर रहे थे, आपने बड़ा अच्छा एक FIIs की बिकवाली का आंकड़े को लेकर रुपए की अप्रिसिएशन को जोड़कर एक कहानी बता रहे थे कि जिस तरह से अगर रुपए में जो है बढ़ोतरी होती है, मान लीजिए 100, 105, 110 तक भी अगर जाता है रुपए, तो उससे FIIs के पैसे के आने को लेकर आप कुछ एक संबंध बता रहे थे, बहुत अच्छा था वो। हाँ, नहीं देखिए, उसमें कुछ तर्क इस तरह के दिए जाते हैं कि अगर डेप्रिशिएट भी रुपए होता है तो उससे FIIs आ सकते हैं, भारत में और पैसा लगा सकते हैं, लेकिन वो तब कारगर उपाय होता है जब आपकी इकॉनमी बहुत मजबूत हो, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हो लगातार। अभी क्या है, भारत के एक्सपोर्ट्स उस लेवल पर मजबूत नहीं है। तो
कैड की एक समस्या पैदा हो जाती है कि साहब आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो ये एक मसला है। तो अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत है, अगर आपके एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं, तब रुपए अगर डेप्रिशिएट भी होता है तो हो सकता है कि जो जी। डॉलर्स हैं वो भारत में फ्लो करते हुए दिखाई दें। लेकिन अगर वन साइडेड ये है तो ये खतरनाक है, उससे आउटफ्लो बढ़ता हुआ नजर आता है। चलिए अब जाते जाते जो है रुपए कमज़ोर होने से क्या क्या चीज़ें निगेटिव और पॉजिटिव हो सकती हैं समझ लेते हैं। नुकसान क्या है? देखिए, विदेश में यात्रा, पढ़ाई, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, कच्चा तेल, विदेशी निवेश, ये सब जो है ये महंगा हो जाता है। और फ़ायदा क्या है? सामान एक्सपोर्ट करने वाले को जो है ज़्यादा रुपए मिलते हैं। भारत आने वाले टूरिस्ट के लिए जो है ट्रैवलिंग जो है वो सस्ता हो जाता है, मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है और डॉलर भेजने पर ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये रही हमारी डॉलर पर अच्छी खासी एक रिपोर्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हर महीने एसआईपी में पैसा डालने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए एक नई रिपोर्ट ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस एसआईपी को अब तक शेयर बाजार की ताकत और आम निवेशकों की आर्थिक समझदारी का प्रतीक माना जा रहा था, वही अब भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ाने वाली वजह भी बन सकती है। अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट ने दावा किया है कि घरेलू निवेशकों का लगातार आ रहा पैसा विदेशी निवेशकों के लिए भारत से आसानी से निकलने का रास्ता बन रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि डॉलर की मांग बढ़ रही है और रुपया जो है दबाव में आ सकता है। आखिर एसआईपी, शेयर बाजार, विदेशी निवेश और रुपए की कमजोरी के बीच क्या है ये पूरा खेल? ये पूरे माजरे को समझने की कोशिश करते हैं प्रवीण सर से। सर, अभी रुपए को लेकर इतना ह्यूमन क्राइम मचा हुआ है सर कि बहुत हॉट टॉपिक है। इसी से इर्द गिर्द जितने भी जो सवाल हैं मैंने सोचा कि आज के मनी सेंटर में लेने की कोशिश की जाए। अब ये जो नया मामला है सर, हम लोग अब एसआईपी में जो पैसा लगा रहे हैं उसके वजह से रुपया गिर रहा है, ये कोरिलेशन क्या है सर? नहीं, बिल्कुल ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल और थोड़ी स्ट्रेंज सी रिपोर्ट है, लेकिन जेफरीज ने जारी की है और रिपोर्ट बताती है कि साहब जो रुपए गिर रहा है उसके पीछे परोक्ष तौर पर या पर्दे के पीछे आप जो एसआईपी में पैसा लगा रहे हैं वो भी एक वजह हो सकती है। और अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो हर महीने 30,000, 31,000, 32,000 करोड़ रुपए के आसपास हर महीने जो एसआईपी का इनफ्लो है वो हमको म्यूचुअल फंड्स में दिखाई देता है। अब उनका कहना है, एक एनालॉजी इस तरह की बताई है कि साहब आप जो एसआईपी से के जरिए पैसा लगा रहे हैं जी। वो पैसा बाजार में जा रहा है, म्यूचुअल फंड उसी पैसे को मार्केट में लगा रहे हैं और इससे मार्केट को एक स्टेबिलिटी मिल रही है। एफआईआई असल में इसी स्थिति का फ़ायदा उठा रहे हैं। बाजार स्थिर होता है या बाजार थोड़ा रिकवर होता है, एफआईआई वहाँ से बेचना शुरू कर देते हैं, यहाँ से और पैसा लगता है, एफआईआई बेचते हैं। एफआईआई को दरअसल जो एग्जिट रूट है वो आपकी एसआईपी का पैसा दे रहा है। और आपको अगर आप देखेंगे तो बाजार को बचाने में डीआईआईस का बड़ा एक रोल रहा है। जो एफआईआईस आउटफ्लो कर रहे हैं उस बहुत हद तक उसको एब्जॉर्ब किया है डीआईआईस की खरीदारी। कई बार हम लोगों ने देखा सर, एफआईआईस और डीआईआईस का जो आंकड़ा हम लोग देखते थे 18,000 करोड़ का जो आंकड़ा बिकवाली का रहता था, उसके ठीक उलट 3600 करोड़ 5200 करोड़ के आसपास का जो है डीआईआईस का जो पैसा लगता रहता है। और ये एक दो दिन नहीं, लगातार हम लोग सालों से देखते हुए नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से आप कह रहे थे कि इस साल से अभी तक की अगर बात देखा जाए तो 2 लाख करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है, तो उसके अगर उलट अगर देखा जाए तो डीआईआईस की तरफ से 3 से 4 लाख रुपए की खरीदारी भी आई है। तो सीधे दुगना अगर कहें तो वो बाजार को थामते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में सबसे बड़ा डर जो बताया गया सर उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जेफरीज के अनुसार अभी भारत की सबसे बड़ी कमजोरी जो है, जो आप सीएडी बोल रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है बल्कि कमजोर कैपिटल फ्लूज है। यानी जितना विदेशी पैसा भारत में आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, लेकिन बाहर जाने वाला पैसा बढ़ रहा है। जैसा कि सर ने कहा कि आउटफ्लो हो रहा है एफआईआईस का, इससे रुपए की कमजोरी बढ़ सकती है। हाल के महीने में रुपए में भी जो तेज गिरावट है वो भी आग में घी डालने का काम कर रहा है। सर, कुछ ऐड करेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, और ये चीज़ जो आप बता रहे हैं कि जो सीएडी है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, वो उतनी बड़ी दिक्कत यहाँ जेफरीज के मुताबिक वो उतनी बड़ी दिक्कत दरअसल देश की है नहीं। डीआईआईस का पैसा लगना दरअसल एफआईआईस की जो एग्जिट है उसको फंड कर रहा है, ऐसा जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आप जिस तरह से मार्केट को हर महीने 30,000, 31,000 करोड़ रुपए लगाकर संभाल रहे हैं, डीआईआई एफआईआई दरअसल उसी स्थिति का बाजार में फ़ायदा उठा रहे हैं और डॉलर्स को निकाल रहे हैं मार्केट से।
तो ये एक बड़ी स्थिति पैदा हुई जिसकी वजह से रुपए दरअसल और गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए सर, अब एसआईपी की बात हो रही प्रवीण सर, तो एक खबर और आई थी जिसको मैं चाह रहा था कि आपसे डिकोड करवाऊं। कहा जा रहा था कि अब सैलरी जो है, सैलरी में से ही एसआईपी का पैसा काट कर अब हम लोग को सैलरी मिलेगी। क्या है ये खबर सर, और इसको अगर हम आम भाषा में समझना चाहें नहीं, तो? बिल्कुल सेबी का एक ड्राफ्ट प्रपोजल आया है विशाल, जिसमें ये कहा गया है कि अब थर्ड पार्टी के जरिए आपकी एसआईपी का पेमेंट हो सकता है, उसकी इजाज़त सेबी दे सकता है, कंसल्टेशन पेपर है। इसके जरिए अगर आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों एक बात पर राजी होते हैं, कंसेंट रहता है अगर एम्प्लॉय का, तो आपकी सैलरी से ही आपकी दरअसल एसआईपी कट जाएगी और वो पैसा सीधा लग जाएगा। तो एक तरह से मैं ये समझता हूँ जिस तरह से आप पीएफ के जरिए अपना रिटायरमेंट का फंड इकट्ठा करते हैं, आपकी सैलरी से ही पैसा कट जाता है, बाद में आपको जो पैसा मिलता है आप कई बार उसमें से पैसा नहीं बचा पाते। तो लोगों की इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन बना रहे, मुझे लगता है इसलिए सेबी इस बात की इजाज़त एम्प्लॉयर्स को दे सकता है कि आप साहब एम्प्लॉयज़ अगर तैयार है इस बात के लिए तो जो सिप का पैसा है वो सीधा सीधा सैलरी से कट जाए, आपके हाथ में जो पैसा आएगा फिर वो आपके पास खर्च के लिए पैसा होगा। तो इस तरह लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए एक ये अच्छा टूल साबित हो सकता है यहाँ तो पे। सर यूज़र के पास ऑप्शन होगा कि वो बता सकें कि मान लीजिए मेरा जो एसआईपी का पैसा काट रहे हो तुम, तो मान लीजिए मुझे मन है कि लार्ज कैप फंड्स में लगाने का या स्मॉल कैप फंड्स में या फ्लेक्सी फंड्स में या हाइब्रिड फंड्स में लगाने का, तो वो अधिकार रहेगा यूज़र के पास कि वो भी चला तो जाएगा? ये अधिकार देखिए रहना चाहिए यूज़र के पास, जो एम्प्लॉय है उसके पास ऑप्शन होने चाहिए कि आप किन फंड्स को चुनना चाहते हैं, कहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, कितना पैसा लगाना चाहते हैं। ये अगर तय हो जाता है और ऑप्शंस अगर आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली एक ठीक पहल हो सकती है। एक दो चीज़ें जो हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर नौकरी स्विच करता है और वो चाहता है कि उसकी एसआईपी उसी तरह से चलती रहे, तो जो दूसरा संस्थान है वहाँ पर भी इस तरह की सुविधा उसको मिले। ये चीज़ों का भी जो गैप्स है इस तरह के, ये किस तरह से फिल किए जाएंगे, ये भी एक देखने वाली लेकिन मोटा मोटी अगर देखा जाए सर तो अच्छे कदम हैं, क्योंकि अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग, लॉन्ग रन में, अगर फ्यूचर की प्लानिंग में अगर पीएफ का पैसा, एक मोटा पैसा अगर आफ्टर 58 ईयर्स या 60 साल के बाद अगर मिलेगा, तो उसी तरह एसआईपी में भी, क्योंकि इसमें भी कंपाउंडिंग का खेल है। कहा जाता है कि 10,000 15,000 का अगर एसआईपी आप कराएंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। तो उस समय लगता है कि डबल करोड़पति आदमी बन जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।